केरल हाईकोर्ट ने द केरला स्टोरी पर रोक लगाने से मना कर दिया तो कपिल सिब्बल फिर से कूदकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और शीर्ष अदालत से मामले में जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले की सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख मुकर्रर की। केरल हाईकोर्ट ने 5 मई को फिल्म द केरल स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि केरल का धर्मनिरपेक्ष समाज फिल्म को उसी रूप में स्वीकार करेगा जैसी वो है। केरल हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से ये पूछा कि फिल्म जो काल्पनिक है न कि इतिहास, समाज में कैसे सांप्रदायिकता और संघर्ष पैदा करेगी। अदालत ने ये भी जानना चाहा कि क्या पूरा ट्रेलर समाज के खिलाफ था। अदालत ने फिल्म के सेंसर प्रमाण पत्र को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बैच पर विचार करते हुए कहा कि सिर्फ फिल्म दिखाए जाने से कुछ नहीं होगा। फिल्म का टीजर नवंबर में रिलीज किया गया था। फिल्म में आपत्तिजनक क्या था, ये कहने में क्या गलत है। अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है। देश नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वे अपने धर्म और ईश्वर को माने और उनका प्रसार करें। ट्रेलर में आपत्तिजनक क्या था? द केरल स्टोरी के खिलाफ अदालत में लड़ाई तो लड़ी जा रही है ही, इस फिल्म को लेकर सियासत भी चरम पर है। कपिल सिब्बल अदालत और सियासत दोनों ही जगह मुखर रूप से इस फिल्म की मुखालफत कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने बीजेपी नेता खुशबू सुंदर पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति को बढ़ावा देती है। कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट कर कहा कि द केरला स्टोरी पर बीजेपी की खुशबू सुंदर कहती हैं, लोगों को तय करने दें कि वे क्या देखना चाहते हैं। आप दूसरों के लिए फैसला नहीं ले सकते, फिर आप विरोध क्यों कर रहे हो। कपिल सिब्बल ने कहा, आमिर की पीके, शाहरुख की पठान, बाजीराव मस्तानी का इन्होंने ही विरोध किया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी की राजनीति ही है कि जो नफरत को बढ़ावा दे, उनका समर्थन करो। देश में एक तरफ जहां केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने द केरल स्टोरी फिल्म का समर्थन किया, तो वहीं कांग्रेस और समान विचारधारा के अन्य विपक्षी दल इस फिल्म का लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी सिलसिले में पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ ममता बनर्जी की सरकार ने इस फिल्म को राज्य में बैन कर दिया, तो वहीं तमिलनाडु में इस फिल्म का प्रसारण कई सिनेमाघरों में कैंसिल कर दिया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने द केरला स्टोरी बैन पर विपक्षी दलों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जो लोग फिल्म द केरल स्टोरी का विरोध कर रहे हैं वे प्रतिबंधित पीएफआई और आतंकी संगठन आईएसआईएस के समर्थक हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि द केरल स्टोरी ने उस साजिश का पर्दाफाश किया जिसमें हिंदू और ईसाई लड़कियों को आतंकवाद के लिए मजबूर किया गया था। विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्मित और सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित द केरल स्टोरी में केरल की उन महिलाओं की कहानी बयां की गई है जिन्हें धर्मांतरण कर इस्लाम अपनाने और आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। बीजेपी शासित राज्य इसे टैक्स फ्री कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इसे बैन कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आतंकी इशरत जहां के नाम पर शहीद इशरत जहां एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाले एनसीपी विधायक ने सारी हदें पार करते हुए द केरल स्टोरी के निर्माता को सरेआम फांसी पर चढ़ा देने की मांग कर डाली। हालांकि फिल्म के रिलीज होने के बाद से सभी क्रू मेंबर्स को धमकियां मिल रही हैं, लेकिन जितेंद्र आव्हाण उन सब से 2 कदम आगे निकल गए और हाल ही में जब शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया था तो उनके समर्थन में इस्तीफा देने वालों में वो आव्हाण भी शामिल थे। जितेंद्र आव्हाण ने कहा कि द केरल स्टोरी के नाम पर एक राज्य और वहां की महिलाओं को बदनाम किया जा रहा है। आधिकारिक आंकड़ा 3 का था, लेकिन इसे 32,000 दिखा दिया गया। इस काल्पनिक फिल्म को बनाने वाले को सार्वजनिक रूप से फांसी दे देनी चाहिए। द केरल स्टोरी के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने किया है, जबकि इसके निर्माता विपुल अमृतलाल शाह हैं। इसके पहले जितेंद्र आव्हाण ने एक ट्वीट में केरल की साक्षरता समेत अन्य मुद्दों का जिक्र करते हुए द केरल स्टोरी को झूठी फिल्म करार दिया था। उन्होंने लिखा था कि फिल्म में जैसा दिखाया गया सच्चाई उसके उलट है। 32,000 महिलाओं का आंकड़ा फिल्म चलाने के लिए बताया जा रहा है। इस फिल्म में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि महिलाएं मूर्ख हैं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। फिल्म में महिलाओं को पुरुषों से कमजोर दिखाया गया है। यही फिल्म की सच्चाई है और इस तरह की फिल्में नफरत, हिंसा फैलाकर चुनाव जीतने के लिए बनाई जाती हैं। 2016 में मुंबई में लश्कर-ए-तैयबा आतंकी इशरत जहां के नाम पर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी और इसकी लॉन्चिंग में भी आव्हाण शामिल हुए थे। यही नहीं, आव्हाण हिंदुओं के प्रमुख त्योहार रामनवमी और हनुमान जयंती को दंगों की वजह भी करार दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि लगता है जैसे रामनवमी और हनुमान जयंती सिर्फ दंगों के लिए ही मनाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
अरविंद केजरीवाल की सरकार शराब घोटाले में खुद फंसी है। मनीष सिसोदिया इसी मामले में जेल में हैं और महीनों से जमानत के लिए कोर्ट भटक रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को शराब घोटाला जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा और इसी वजह से जैसे ही छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले का भांडाफोड़ हुआ, वैसे ही आम आदमी पार्टी ईडी के साथ खड़ी हो गई और भूपेश बघेल सरकार पर हमला करने लगी। मजे की बात है कि ईडी दिल्ली शराब घोटाला में हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच कर रही है। केजरीवाल दिल्ली में तो ईडी और सीबीआई को पानी पी कर कोसते हैं, लेकिन उसी ईडी की छत्तीसगढ़ में की गई कार्रवाई का समर्थन करने लगे हैं। मतलब कि दिल्ली में ईडी बुरी और छत्तीसगढ़ में अच्छी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में इसीलिए आम आदमी पार्टी ने राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को गिरफ्तार करने और उनकी भूमिका की जांच करने की मांग की। अरविंद केजरीवाल को जब सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था, तब दिल्ली की सड़कों पर हाय तौबा मचाने वाली आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के मामले में सीधे राहुल गांधी तक पहुंच गई और बोली कि सब कुछ उनकी नाक के नीचे हुआ, इसकी जानकारी उनको जरूर होगी। यही बात तो केजरीवाल को लेकर विपक्ष पूछ रहा है कि बिना केजरीवाल की जानकारी और स्वीकृति के आबकारी नीति का मसौदा अकेले मनीष सिसोदिया नहीं बना सकते। इस खेल के पीछे जरूर कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल का हाथ है। ईडी ने कथित घोटाले के संबंध में कांग्रेस नेता और रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया था। शराब कारोबारी अनवर ढेबर की हिरासत के लिए रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत में दायर किए गए अपने आवेदन में ईडी ने दावा किया था कि एक सिंडिकेट द्वारा छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला किया गया, जिसमें राज्य के उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारी, कुछ व्यक्ति और राजनीतिक हस्तियां शामिल हैं। जांच एजेंसीज ने दावा किया कि अवैध शराब की बिक्री से 2000 करोड़ रुपए से अधिक की काली कमाई की गई। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि नीचे से ऊपर तक किसी सांठगांठ के बिना इतना बड़ा घोटाला संभव नहीं है। ऐसा सिंडिकेट चलाना किसी राजनीतिक नेता के बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि इस घोटाले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भूमिका की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूछताछ की जाए। भारद्वाज ने यह भी मांग की कि ईडी इस मामले के संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ भी करे। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी से भी पूछताछ की जानी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उनके काफी करीबी हैं। ऐसा संभव नहीं कि राहुल गांधी को उनकी नाक के नीचे हो रहे इतने बड़े घोटाले की खबर न हो। ये पूछने पर कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी एकता बनाने के प्रयासों को समर्थन देने के बाद आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना क्यों साध रही है। इस पर भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने ही हमसे कहा कि जांच का सामना करने से नहीं डरना चाहिए। कांग्रेस नेता अजय माकन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक बंगले की मरम्मत पर हुए 45 करोड़ रुपए के खर्च और कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जिस तरह से विपक्षी एकता का फार्मूला लेकर भुवनेश्वर आई ममता बनर्जी को नवीन पटनायक ने बैरंग वापस भेज दिया था, कुछ वैसा ही नीतीश कुमार के साथ हुआ। हालात ये हैं कि मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने ये मानने से भी इनकार कर दिया कि मतलब भुवनेश्वर से नीतीश कुमार खाली हाथ लौट गए। हालांकि नीतीश कुमार की इस मुलाकात की चर्चा काफी थी। पूरे देश की नजरें टिकी थीं कि नीतीश कुमार क्या गुल खिलाने वाले हैं, लेकिन मीडिया के सामने आते ही दोनों नेताओं ने इस कयास को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि हमारे बीच कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई और हर मुलाकात राजनीतिक मुलाकात नहीं होती। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के सुप्रीमो नवीन पटनायक ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेता एक साथ दोपहर का भोजन करने साथ बैठे और करीब 1.5 घंटे तक दोनों के बीच चर्चा हुई। चर्चा के बाद दोनों नेता मीडिया के सामने आए और मीडिया को संबोधित किया। नवीन पटनायक ने कहा कि नीतीश कुमार से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारी इस मुलाकात के दौरान कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। जगन्नाथ धाम में बिहार भवन के लिए ओडिशा सरकार 1.5 एकड़ बिहार सरकार को जमीन देगी और इसके लिए ओडिशा सरकार बिहार सरकार से कोई कीमत नहीं लेगी। बिहार से काफी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु ओडिशा आते हैं। ये पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ रह सकेंगे। हम दोनों अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में केंद्र में मंत्री थे। गठबंधन को लेकर हमारी कोई चर्चा नहीं हुई। नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि सभी मुलाकात राजनीतिक मुलाकात नहीं होती। हम पुराने मित्र और सहकर्मी हैं।
हमारा आपस में बहुत अच्छा संबंध है। मैं ओडिशा आता रहता हूं। आज मैं पुराने मित्र से मिलने आया हूं। नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण 2 वर्ष से वो यहां नहीं आ पाए थे। नवीन जी के पिताजी के साथ मेरा अच्छा संबंध था और आज इनसे भी बेहतर संबंध है। बाकी लोगों से तुलना मत कीजिए। हम यहाँ पर कोई राजनीतिक चर्चा करने नहीं आए थे। ऐसे में गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। चर्चा होगी तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। ये व्यक्तिगत मुलाकात थी। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार का राज्य सरकार के मंत्री अशोक पंडा ने और पूर्व मंत्री विधायक देवी मिश्रा ने स्वागत किया। नीतीश कुमार का काफिला एयरपोर्ट से नवीन निवास पहुंचा। Bureau Report, News of India. 45 करोड़ फूंक कर अपनी मस्ती के लिए महल बनवाने के मामले में फंसे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। अब कांग्रेस के अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल पर 45 करोड़ के बदले 171 करोड़ खर्च करने का आरोप लगाया। अजय माकन ने न सिर्फ आरोप लगाया बल्कि एलजी को पत्र लिखकर मामले की जांच की मांग कर डाली। अब एलजी वीके सक्सेना ने अजय माकन के पत्र पर कार्रवाई करते हुए मुख्य सचिव से 7 दिन के अंदर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आवास के नवीनीकरण की फिजूल खर्ची की जांच की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता माकन ने उपराज्यपाल को लिखे एक पत्र में दावा किया अरविंद केजरीवाल के आवास पर खर्च की गई राशि 45 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 171 करोड़ रुपए थी। उन्होंने कहा ये धनराशि कोविड महामारी के दौरान खर्च की गई, जब लोग अस्पतालों में बिस्तर और ऑक्सीजन की कमी के चलते त्राहिमाम कर रहे थे। माकन का पत्र मिलने के बाद उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को भेजे पत्र में निर्देश दिया कि 7 दिन के अंदर उन्हें इस बारे में रिपोर्ट सौंपी जाए। पत्र में कहा गया कि माननीय उपराज्यपाल ने इच्छा व्यक्त की उपरोक्त पत्र में उठाए गए प्रत्येक मुद्दे पर 7 दिन के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। केजरीवाल के आधिकारिक आवास फ्लैग स्टाफ रोड अजय माकन ने अपने पत्र में लिखा कि सिविल लाइंस के बगल में 4 आवासीय परिसर हैं, जिनमें कुल मिलाकर 22 अधिकारियों के फ्लैट्स हैं। उन 22 में से 15 को या तो खाली करा लिया गया या ध्वस्त कर दिया गया और बाकी 7 को ये निर्देश दिया गया कि उन्हें फिर से आवंटित नहीं किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया इन फ्लैट्स की भरपाई के लिए केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रमंडल खेलगांव में 126 करोड़ रुपए के 21 टाइप 5 फ्लैट्स खरीदे हैं। ये विशेषाधिकार हनन का मामला है क्योंकि सरकार ने बजट तो पास करा लिया लेकिन केजरीवाल के आवास के नवीनीकरण का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नवीनीकरण में धरोहर हरियाली के साथ साथ दिल्ली के मास्टर प्लान की भी अवहेलना की गई है। Bureau Report, News of India. सचिन पायलट की तलवार म्यान से बार बार निकलती है। अशोक गहलोत से आर पार करने की तैयारी होती है, लेकिन फिर गांधी वाड्रा से उनकी बातचीत होती है और फिर तलवार बिना अशोक गहलोत का शिकार किए वापस म्यान में चली जाती है। लंबे अरसे से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच इसी किस्म का खेल जारी है। एक बार फिर सचिन पायलट की तलवार म्यान से बाहर आ गई है। सचिन कहते हैं मैं अब नाउम्मीद हो चुका हूं, संघर्ष यात्रा निकालूंगा, मैं लोगों के बीच अपनी आवाज उठाऊंगा, अजमेर से जयपुर की पद यात्रा करूंगा, 5 दिन की इस यात्रा में लोगों से बात करूंगा। जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया। सचिन पायलट ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धौलपुर का भाषण सुना। उसे सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे उनकी नेता सोनिया गांधी नहीं वसुंधरा राजे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हमें बचाने का काम वसुंधरा राजे कर रही थी। आप क्या कहना चाहते हैं? आपको स्पष्ट करना चाहिए। मैं जनता के बीच इस मुद्दे को उठाऊंगा। सचिन पायलट ने कहा कि मुझे बहुत कुछ कहा गया, कभी कोरोना, कभी गद्दार। मैं 2.5 साल से ये सब सुन रहा था। बावजूद इसके हम चुप थे क्योंकि हम अपनी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। लेकिन अपने ही विधायकों और नेताओं को बदनाम करना और भाजपा का गुणगान करना मेरी समझ के परे है। पायलट ने कहा कि ऐसे विधायकों पर आरोप लगाए जा रहे हैं जो राजनीति में 40-45 साल से हैं। उनके क्षेत्र के लोग भी उन्हें जानते हैं, वो किस तरह के नेता हैं और कैसे काम करते हैं। ऐसे विधायकों पर आरोप लगाना गलत है। पायलट ने कहा कि मैं 11 मई को अजमेर से एक जनसंघर्ष यात्रा निकालूंगा और हम जयपुर की तरफ जाएंगे। 125 किलोमीटर की ये यात्रा होगी। 5 दिन की इस यात्रा में जनता के बीच जाऊंगा, उनके बीच अपनी बात रखूंगा। सही निर्णय तब लिए जाएंगे जब जनता का साथ मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष की बात नहीं मानना गलत है।
पिछले साल 25 अगस्त को विधायक दल की बैठक के बीच गहलोत खेमे के विधायकों के मीटिंग में नहीं आने पर भी पायलट ने सवाल उठाए। साथ ही इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं किए जाने पर भी सवाल खड़े किए। सचिन पायलट ने अपने डिप्टी सीएम रहने के दौरान का समय भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जब 2020 में मैं डिप्टी सीएम था, उस समय राजद्रोह के आरोप में मुझ पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी। एक खेमा नेतृत्व परिवर्तन चाहता था। ऐसे में हम दिल्ली गए, पार्टी के सामने अपनी बात रखी और इसी के बाद एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने सबकी बातें सुनी और इसी के आधार पर रोड मैप तैयार किया गया। इस दौरान अनुशासनहीनता का काम किसी ने नहीं किया, लेकिन मुझ पर लगातार आरोप लगाए जाते रहे। इससे मैं नाउम्मीद हो चुका हूं। आखिरकार यात्रा के जरिए संघर्ष का फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।